रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका एक दफ़ा फिर आज के इस सेशन के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज इंडिया इंग्लैंड जो टेस्ट मैच था, दूसरा टेस्ट मैच, उसका आखिरी दिन था और जो जिस तरह से इंडिया ने ये मैच जीता है, जिस प्रकार की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से इंडिया ने अपना इंटेंट दिखाया, उस पे मैं समझता हूँ कि मैच तो मतलब जीता हुआ साफ नज़र ही आ रहा था। तीसरे चौथे दिन पे मैच बन गया था। दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जिन पर मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनमें सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने 336 रन्स के मार्जिन से ये मैच जीता है। और 336 रन्स का मार्जिन अगर हम कैलकुलेट करें कि इससे पहले 350 के करीब के मार्जिन से कितनी टीम ये मैच जीत चुकी हैं, तो आपको बहुत कम सा आपको जो है ना वो टीम नज़र आएंगी। तो इससे ये साबित होता है कि जिस तरह से इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रही है, वो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि वो एक टॉप की टीम के तौर पर इस वक्त बड़े अरसे से मैं अगर ये कहूँ 5 से 10 साल से इंडिया की टीम टॉप पर है और वो अपनी इस क्रिकेट को मेंटेन रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इतने बड़े मार्जिन से मैच जीतना, ये एक मैं समझता हूँ बड़ी शानदार बात थी। मैच तो इंडिया तकरीबन जीत ही रहा था। जिस तरह से पहले इनिंग्स में उन्होंने शुरुआत डाली और फिर दूसरी इनिंग में 180 रन के मार्जिन से आपने दोबारा से जब इनिंग्स स्टार्ट की और जिस तरह से शुभमन गिल ने बैटिंग किया, जिस तरह से शुभमन गिल ने कई रिकॉर्ड जो है ना वो बनाए हैं, कई पुराने रिकॉर्ड जो है ना वो अपने पैरों तले रोन डाले हैं। 269 रन्स पहली इनिंग्स में करना और 180 के करीब जो है वो दूसरी इनिंग्स में करना चाहते थे तो 200 भी कर सकते थे। और फिर किसी भी इंडियन का बाहर मतलब के मुल्क के अंदर और किसी भी मुल्क का इतना बड़ा स्कोर पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में, ये पहले इंडियन हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर के स्कोर हैं और इससे पहले मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ से ग्राहम गूज, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने 337 और आई थिंक 150 के करीब रन्स किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्राउंड के ऊपर इंडिया ने आज से पहले 8 मैच टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, लेकिन एक भी मैच जीता नहीं था। 6 या 7 मैचेस हारे हैं और एक आध टेस्ट मैच ड्रा करने में कामयाब हुई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी यहाँ पर 6-7 मैच खेल के 4-5 मैच हारे हैं और एक आध ड्रॉ किया, वो भी यहाँ पर जीत नहीं पाए थे। साथ साथ श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। तो इस मरतबा जो है शुभमन गिल को ये सेहरा और क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस टीम के साथ, इस तकरीबन जो है वो मिली जुली टीम के साथ यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो है ना वो बनाया है। इसके साथ अगर हम दूसरी एक अहम मैं समझता हूँ नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी थोड़े अरसे पहले तक जिस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली है, तो ये ख्याल किया जा रहा था और ये जहनों के अंदर बात आती थी कि क्या इंडिया की टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर टेस्ट मैच में सरवाइव कर पाएगी या नहीं। अपने मुल्क में तो चलें शायद अच्छा खेल लें, बाहर जाके, और बाहर भी सेना कंट्री के अंदर, और सेना कंट्री में भी ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और ख़ास तौर में इंग्लैंड में जाके क्या पहली मर्तबा ये ऐसा मौका होगा कि इंडिया की टीम इन दो ग्रेट प्लेयर के बग़ैर जो है वो किसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ के अंदर हिस्सा ले रही है। तो बहुत बड़ा सवाल दोस्तों मैं ये समझता हूँ पैदा होता था कि क्या इंडिया की टीम इंग्लैंड में जाकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर अच्छी क्रिकेट खेल पाएगी? क्या इंडिया की टीम इंग्लैंड में जाकर इन दोनों प्लेयर्स के बगैर विनिंग हासिल कर पाएगी? क्या इंडिया की टीम सरवाइव कर पाएगी? तो ये एक सवाल का, बहुत बड़े सवाल का हमें बड़ा अच्छा जवाब जो है ना वो आज शुभमन गिल एंड कंपनी ने दे दिया कि जी हाँ, प्लेयर्स आते जाते रहते हैं। इनसे पहले भी ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, राहुल द्रविड़ और उसके अलावा MS धोनी, और उससे पहले अगर हम बात करें VVS लक्ष्मण का जब दौर था, और उसके अलावा आपके सुनील गावस्कर का दौर था, कपिल देव का दौर था। उसके बाद भी इंडिया की टीम जो है ना वो अपने ट्रैक पे, बल्कि पिछले 2 अशरे से
ज़्यादा हो गए कि बैट्समैन के हवाले से ये जो मैं समझता हूँ मिट्टी है वो बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पर आपको हर नया आने वाला बैट्समैन पिछले बैट्समैन से ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, इतिहास उठा के देख लें, शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड अभी बना दिए हैं वो रिकॉर्ड इससे पहले एशियन ब्रेडमैन के नाम से भी, लक़ब से भी इन्हें जो है वो अभी नवाजा जा रहा है। ये भी एक ख़िताब जो है इससे पहले पाकिस्तानी प्लेयर ज़हीर अब्बास के जो है वो को दिया गया था, लेकिन अब जो है वो ये ख्याल किया जा रहा था कि जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की है तो उन्हें एशियन ब्रेडमैन कहा जा सकता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जब जिम्मेदारी संभाली तो ये पहला ही जब टेस्ट मैच हार गए तो एकदम से ये हुआ कि यार ये क्या हो गया, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया है ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब ये तो दो हो गए पॉइंट, और इसके अलावा जो है वो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों वीडियो को हमारी इस टेस्ट मैच से शुरू होने के हवाले से जो पहली वीडियो है, जो पहली वीडियो हुई थी, देखें हम आप और हम में से कोई भी, ज़ाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते जी ये हो जाएगा और ये कंफर्म ही होगा। हम और आप अपना अपना ख्याल ज़ाहिर कर सकते हैं, हम आप अपनी अपने तजर्बे और सामने की जो स्ट्रेंथ होती है, आपने जिन दो टीम को, दो प्लेयर को, दो पहलवानों को लड़ते हुए देखना होता है, आप उनकी स्ट्रेंथ को, कंडीशंस को और उनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है उनको अपने सामने बैक वाली जो है वो उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं। तो इस मरतबा जो प्रेडिक्शन आपके सामने मेरी तरफ से आई थी, प्रेडिक्शन यही थी कि जिस तरह से इंडिया ने मैच पिछला हारा तो है, लेकिन जिस तरह से खेला है वो काबिल तारीफ़ था, और हार जो है वो किस तरह से इंडिया की टीम हार गई वो भी कुछ जो है वो समझ में नहीं आ रहा था और हज़म होने वाली बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया है, जिस तरह से इंडिया ने हारी हुई बाजी जो है वो जीती है, हारने के बाद जिस तरह से मैच जीता है और जिस अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से कमबैक किया है, 336 रन्स के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड के अंदर शिकस्त दी है, और बर्मिंघम जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर, इस जगह पर जिस तरह से कामयाबी हासिल की है वो ख़ुद से अपनी मिसाल आप जो है वो कायम करता है। तो दोस्तों मेरे ख़्याल में मुझे ये लगता है कि आगे जो 3 मैचेस अभी बाकी हैं, तीसरा मैच जो है वो 10 तारीख जुमेरात से शुरू होगा, 3 दिन अभी बाकी हैं। तो क्या टीम इंडिया की टीम ज़ाहिर है क्या प्लानिंग अपने ज़हन में कर रही है, अगर इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है उसकी भी दाद देनी तो बनती है, तारीफ़ तो बनती है, और जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहे हैं मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली इस चीज़ पर जाएंगे कि किसी भी तरह ये ना हो कि सीरीज़ उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि अभी तो सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर हो गई है, 3 मैच बाकी हैं। और मुझे अभी भी यही लगता है कि जिस तरह से ना सिर्फ ये 2 मैचेस, एक मैच जीता और जिस तरह से आपने फ़ाइट किया है, वो ना सिर्फ वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए प्रीवियस जिस तरह से इंडियन टीम कम बैक कर रही है, मैचेस खेल रही है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया की टीम अगले 3 मैचेस के अंदर 2 मैचेस जीतने में कम से कम कामयाब हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की टीम हर मैच जीते, इंडिया की टीम मैच जीतने के लिए ही जो है ना वो मैदान में, डेफिनेटली हर टीम मैच जीतने के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर मैच के अंदर कामयाबी हासिल करें, और यकीनन हार जीत खेल का हिस्सा ही होती है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि 3 मैचेस के अंदर 2 मैचेस इंडिया जो है जीत कर ये सीरीज़ 3-2 से अपने नाम करने में कामयाब हो सकती है। अभी तक तो मुझे यही लगता है दोस्तों, अब तक मेरा तो इसके बारे में यही तज्जिया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अगले मैचेस के बारे में आपको क्या लगता है, और ये मैचेस जिस तरह से हमने देखा इंडिया ने जीते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।